अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, वज़ीर आज़म ने अवामी राब्ता मुहिम का बाकायदा आज तबल बजा दिया है। हालांकि अभी 1 साल से ज़्यादा का अरसा पड़ा है, लेकिन वज़ीर आज़म ने आज मंडी बहाउद्दीन में इलेक्शन का टॉस उछाल दिया है। पेट्रोल महंगा होकर 160 रुपये तक पहुँच जाने के बावजूद वज़ीर आज़म आज नाराज़ अवाम में उतरे। महंगाई ऐसी है कि तारीख़ में कभी ऐसी नहीं थी, लेकिन वज़ीर आज़म बेपरवाह होकर पंडाल से मुखातिब रहे। IMF की सख्त शराइत ने मुल्क का सारा मुआशी जो निज़ाम है ये कानून के ज़रिए बदल कर रख दिया है, लेकिन वज़ीर आज़म इसे आवाम के सामने अपनी मजबूरी मनवाने में लगे हुए हैं। पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तलवार सर पर लटक रही है, लेकिन वज़ीर आज़म शायद इसे थोड़ा ईजी ले रहे हैं। मंशूर और अपने माजी के बयानात से हट कर इत्तेहादियों को वजारतें देने पर समझौता कर रहे हैं और हुकूमत बचाने में भी पूरे एतमाद नज़र आ रहे हैं। पार्टी के इख्तलाफात अपनी जगह पर सर उठा रहे हैं। हालात जैसे भी हों, मंडी बहाउद्दीन के बड़े जलसे से खिताब में बाकायदा अवामी राब्ता मुहिम में वही नए पाकिस्तान बनने के पार्टी नगमे उसी आबोताब से चल रहे थे। वज़ीर आज़म की वही घन गरज रही और उतना ही वो आज भी पूरे एतमाद दिखाई दे रहे थे। वज़ीर आज़म ने खिताब में अवामी जज्बात को उभारने के लिए वही अपोजिशन क़यादत पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हुए माना कि मियाँ नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब वो किसी को NRO नहीं देंगे। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा देखिए। अदम एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए और हम फिर से किसी तरह बचे जिस तरह मुशर्रफ के दौर में बचे थे। तो शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, आप जो भी करेंगे हम हर चीज के लिए तैयार हैं। केसेस आपके पुराने हैं, NRO मेरे से मांग रहे हो, कोई डाकुओं को NRO नहीं मिलेगा। मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। कभी एक बीमारी, कभी दूसरी, कभी प्लेटलेट्स, और मैं आज तस्लीम करता हूँ बड़ी गलती की, इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। NRO को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान माजी में भी लंबी बहस हो चुकी है कि हुकूमत से कभी किसी ने NRO मांगा ही नहीं, बल्कि हुकूमत को जहां मौका मिला वहीं केस बनाकर अपोजिशन रहनुमाओं को पकड़कर तहकीकात शुरू की। लिहाजा ये NRO की जो कहानी है ये है क्या? ऐसे हालात में जब अपोजिशन हुकूमत गिराने के दर पे है, इस वक्त में उल्टा NRO मांगने के दावे, और ऐसे वक्त में अवामी राबिता मुहिम का आगाज़ करना जब महंगाई का जो बयानिया है ये अवाम में मकबूल तरीन है। यकीनन ऐसे रिस्क इमरान खान ही ले सकते हैं, मगर सवाल ये है कि क्या रोटी, कपड़ा, मकान या रोज़गार दिए बग़ैर अवाम में तहरीक इंसाफ हुकूमत वही पुरानी चोर चोर की गर्दान को लेकर वोट मांग पाएगी? क्या अवाम इनसे गुज़श्ता 4-5 सालों का हिसाब नहीं मांगेंगे? अवाम के जो मैदान में आज उतरे हैं, अवामी अदालत में जो आज प्राइम मिनिस्टर उतरे हैं, ऐसा उनके लिए बेचने के लिए उनके पास प्रोडक्ट है क्या? उल्टा तो आवाम महंगाई से तंग है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आज से क्या बाकायदा 2023 के इलेक्शन की तैयारी का आगाज़ था ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ मंडी बहाउद्दीन के अवाम को, क्योंकि ज़्यादातर जो जोश होता है जलसों में और इतनी ज़्यादा आमद होती है लोगों की, वो अपोजिशन के दौरान होती है। वो आमद जो है वो हुकूमत के दौरान जब लोग जलसे करते हैं, तो पिछली हुकूमतें आपको पता है को पटवारियों को लेके आता था, को स्कूल टीचर्स को लेके आता था, को बच्चों को स्कूल के लेके आता था। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज मंडी बहाउद्दीन में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए, ना सिर्फ पब्लिक आई बल्कि पब्लिक के अंदर जो जोशो खरोश था वो देखने वाला था। ये पहली बात। आप लोग अपोजिशन पे इल्जाम लगाते थे कि ये नाकीमे वाले नान देकर जलसों में लेकर आते हैं। आज अपोजिशन आप लोगों को कह रही है कि काफ लीग की मेहरबानी है कि उनकी जो बसें भर भर कर उन्होंने भेजी आज के जलसे में, नहीं तो आवाम तो आप लोगों से इतने नाराज हैं कि वो क्यों आएंगे आपके जलसे में? वो तो आपने देख लिया कि जब कोई बसें भर के अगर भेजी हों तो वो वर्कर उस तरीके से पुरजोश नहीं होता। आप अभी फुटेज निकाल लें अपोजिशन जलसों की और हमारे जलसे की। एक तरफ आपको लग रहा होगा कि बारात चढ़ रही है और दूसरी तरफ लग रहा होगा कि सफ़े मातम बिछी हुई है। तो जब कोई आपको बंदे देता है तो फिर सफ़े मातम बिछती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है पूरे मुल्क के अंदर जिसका वर्कर पूरे मुल्क में, बाकी तो ये चंद जिलों की जमातें हैं सारी की सारी। तो इसलिए ये ताने हमें कोई नहीं दे सकता। लेकिन इससे पहले कि आप अगले सवाल पे जाएं
ये जो हमारे यहाँ आपने गुस्सा नहीं करना, सबसे पहले तो मैं बड़े एहतराम से आपको, मैं सिर्फ अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूँ जो डेमोक्रेटिक है, कि आपने जो बयानिया दिया वो इंतहाई गलत दिया। आप लोग सिर्फ स्टेटमेंट्स देते हैं। क्या आपने अभी सारी, सुन लीजिएगा गुस्सा किए बगैर, मैंने इसीलिए पहले एहतराम मांगा आपका, एहतराम मांगा और फिर जसारत कर रहा हूँ वापस बताने का। आपने कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे दी, ये आपका काम नहीं है एज एन एंकर। अगर आपने करना फिर आप कमेंट्री शो करें। क्या दिया है मुझे मैं बताने लगा हूँ आपको, मैं बताने लगा हूँ ना। आपने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई से आवाम को तंग कर दिया, अब इनके पास बेचने को कुछ नहीं है, क्या कोई नई चीज बेचेंगे? ये सिर्फ आप मैंने सवाल उठाया बेचने के लिए है क्या? नहीं सुन ले आप। नो 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 उठाते ना आप लोग, क्यों नहीं उठाते? आप दोबारा प्ले कीजिए जो आपने बात की है। बसाद एहतराम मैडम, बसाद एहतराम, दोनों हाथ जोड़ के दोबारा प्ले कीजिए आपने जो कहा है। वो क्वेश्चन नहीं थे, आपकी कंक्लूसिव स्टेटमेंट थी, और मेरी आपसे हर शो पे बहस होती है। आप मुझे ये कह रहे हैं कि महंगाई है, तो मैं ये ना कहूँ महंगाई है। मेरी बात सुन लेना, मुझे भी मौका दे देना। आप इसको इस तरह से सवाल उठाइए कि पाकिस्तान में भी महंगाई और पूरी दुनिया में महंगाई है। क्या पाकिस्तान की आवाम इमरान खान की यह मसला समझती है? हम पाकिस्तान में रहते हैं भाई, हमारा कंसर्न यहाँ का है। इस महंगाई से आप भी इफेक्ट हैं, मैं भी इफेक्ट हूँ, आम बंदा भी इफेक्ट है भाई। तो पाकिस्तान के अंदर से नहीं ले रही ना आप, तो बाहर से ले रही हैं। बहरहाल मैं आपसे बहस से नहीं जीत सकता, क्योंकि आप ये हमेशा कंक्लूसिव स्टेटमेंट देती है, और मैं हमेशा आपकी राय हो सकती है, आपकी अपनी नजर हो सकती है। नहीं है आपके वो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आप पहले बिल्कुल एक बना देते हैं केस, खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही ज्यूरी बन जाते हैं। और भाई सिर्फ फैसलाबाद में 50 लाख नौकरियां क्रिएट हुई हैं, सिर्फ हम नहीं कह रहे, जो फैसलाबाद और उससे टेक्सटाइल से जुड़ी हुई है, ये एप्टमा के चेयरमैन कह रहे हैं, जो एक प्राइवेट बिजनेस ओनर है वो कह रहे हैं, जो एप्टमा सबसे बड़ी एक्चुअली ये पीटीआई का प्रॉब्लम है कि तनकीद बर्दाश्त करने की सकत नहीं है पीटीआई में। बता दें, एहतराम भी वापस ना जवाब दें, या तो आपसे लड़ू ना, फिर तनकीद बर्दाश्त नहीं, लेकिन आपके गलत काम को तो गलत कहूंगा ना शाजिया। वो आपके नजदीक स्टेटमेंट कैसे दे सकती है बगैर? ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, आपकी अपनी नजर हो सकती है। ओहो, कुछ तैयारी करके आया करना ऐसी बैठ के शाम में। जब आपके पास जवाब नहीं है, जब आपके पास जवाब नहीं है तो आपको हर चीज का जवाब है। जब आपके पास जवाब नहीं है तो तैयारी आप लोग करके आया करें कि आजकल टॉक शोज में जाने के लिए आप लोगों से ये सवाल होगा कि महंगाई है। आप लोग भाई ये मेरा हक है आप लोगों से पूछना कि महंगाई है। 2023 के इलेक्शन, हाँ तो 2023 के इलेक्शन है, मैं तो पूछूंगी ना कि आप लोग ऐसा कौन सी प्रोडक्ट है आप लोगों के पास बेचने के लिए 2023 के इलेक्शन में? ये सवाल आगे पूछा था आपका। नहीं, मैं जवाब तो आपको सारे दे रहा हूँ, तो देना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप पूछिए, कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स ना दीजिए बैठते ही खाम में के सब कुछ तबाह हो गया, या फिर नून लीग की पट्टी लगा लीजिए कि आप नून लीग की तरफ से बोल रही हैं। या आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि मैं नून लीग की पट्टी लगा लूं? आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले? मैंने कहा नून लीग की साइड ली है, या आप लोगों का एक ही हमेशा प्रॉब्लम रहता है जो आप लोगों को तनकीद करे आप लोगों पर, वो नून लीग का हो गया, या आप लोगों ने अच्छी जो है ना वो पकड़ी हुई है बात? आप इस टाइम बहुत गुस्सा कर रही हैं। आप होते कौन है मुझे ये कहने वाले कि मैं नून लीग की पट्टी लगा लूं? मुझे इस चीज का जवाब दें। होता हूं जिसके सामने आप प्रोग्राम में पहले तमहीद बांध रही हैं और एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे रही हैं। आप ना दें, मैं हर दफा आपसे गुजारिश करता हूं कि कंक्लूसिव स्टेटमेंट ना दें। भाई आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कंक्लूसिव जो है ना वो स्टेटमेंट देती हूँ? क्या महंगाई नहीं है? मेरा हक है कहना, मेरा हक है इस पे बात करना। आप इसको सवाल पूछिए। हाँ तो पूछ रही हूँ ना, मेरे से सवाल पूछ रही है ना आप। वो लेक्चर वाली वो टोन में बात करना शुरू हो जाते हैं। नहीं, मैंने तो आज बिल्कुल हाथ जोड़ के आपसे बात की, शुरू से बताया कि मैं, मेरे से खफा मत होइएगा, मुझे हक दीजिएगा डेमोक्रेटिक कि मैं आपको बता सकूं कि आपका जो बयानिया था वो एंटी गवर्नमेंट था। चले मेरे सवाल का जवाब दे दें कि आप लोगों के पास ऐसी क्या प्रोडक्ट है जिसको आपने 2023 के इंतखाबात में आवाम के पास लेके जाना है, बता दें। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आप इसका जवाब देता हूँ। और पहली कोई बात बुरी लगी हो तो उस पर माजरत भी करता हूँ, सिर्फ अपना हक इस्तेमाल कर रहा था। पहली बात तो ये मैडम कि हम आवाम के पास लेके जाएंगे कि पहली हुकूमत है जिसने करप्शन नहीं की, जिसका वजीर आजम जो है वो करप्शन में मुब्तला नहीं है। दूसरी बात कि पहली हुकूमत है जिसने किसानों की जेब में 1100 अरब एक्स्ट्रा डाला। पहली हुकूमत है जिसके जमाने में एक्सपोर्ट 20 अरब से 30 अरब डॉलर पे हो गई। पहली हुकूमत है जिसको 7 अरब के फॉरेन रिजर्व दिए गए थे और वो 22 अरब के ऊपर आज बैठी हुई है। पहली हुकूमत है जिसकी पोस्ट कोविड जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे चली गई तब पाकिस्तान की इकोनॉमी 5.37 पे ग्रोथ कर रही है।
जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी 8% के -8 -7% पे है, तब पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर है। जब चाइना के अंदर 30-36 साल का रिकॉर्ड टूटा महंगाई का, जब जर्मनी के अंदर 26 साल का रिकॉर्ड टूटा, जब अमेरिका के अंदर 20 साल का रिकॉर्ड टूटा, जब तुर्की के अंदर 20 साल का रिकॉर्ड टूटा, जब सब जगहों पे महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। देखिए, आप मुझे ना समझाएं, आप मुझे ये बताएं कि अवाम आप लोगों का ये बयानिया सुनने को तैयार है। आज भी प्राइम मिनिस्टर का आप जलसे से खिताब देख लें, सिवाय ऑपोजिशन के उनकी किसी चीज पर उनका फोकस लग ही नहीं रहा था। नवाज शरीफ चोर, डाकू, लुटेरे, एनआरओ। आप बात यह है कि अवाम क्या इस बयानिए पर दोबारा आप लोगों के साथ चलने को तैयार है? नंबर एक। नंबर दो, जो पूरी दुनिया में महंगाई का आप लोग जवाब बताते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको तो पाकिस्तान की आवाम से वोट लेना ना, अमेरिका की आवाम से आप लोगों को वोट नहीं लेना, आप लोगों को चाइना की आवाम से वोट नहीं लेना, इंग्लैंड की आवाम से आप लोगों को वोट नहीं लेना, आप लोगों को पाकिस्तान की आवाम से वोट लेना है। आप लोगों को इनको राजी करना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा जो आप मुझे समझा रहे हैं। अच्छा, एक बात तो मुझे खुश होती है कि मेरे आने से कम आपके शो में थोड़ी जान तो आती है, तो अब मैं जवाब देता हूँ इस बात का आपको, इसका आप गुस्सा नहीं कर लेना। पहला जवाब मेरा ये है कि देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि आपने पाकिस्तान में वोट लेने, आपने पाकिस्तान में रहने जी। आपने अभी जो मेकअप किया होगा उसमें से ज्यादातर इटली और ज्यादातर फ्रांस से बन के वो मेकअप आया होगा। कलोन भी आपने इस्तेमाल किया होगा। एयर कंडीशंस और दूसरी जो आपके स्टूडियो में कैमराज, वो कुछ चाइना से आए होंगे, कुछ कहीं और से आए होंगे। इसी तरीके से अवाम सारी चीजें बाहर से, आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल पड़ता है वो कहीं गल्फ से आया होगा। इसी तरह से तमाम चीजें, हमारा जो बिजली आपके घर में इस्तेमाल होती है उसके अंदर भी जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो गल्फ से आता है। तो अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। अब आप पाकिस्तान में किसी जजीरे पे नहीं बैठे हुए, अब पूरी दुनिया के साथ लिंक्ड है। पूरी दुनिया के ऊपर आफत आई तो फिर तो कोरोना पाकिस्तान में आना ही नहीं चाहिए था। हमने कौन सा यहाँ पैदा किया कोरोना? कोरोना तो किसी और मुल्क में पैदा हुआ था, ये बना था, तो हमारे पास कैसे आ गया? हमारे पे ये आफत कैसे आ गई? पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सुख और दुख जो पूरी दुनिया का है वो पूरी दुनिया को लपेट में लेता है। हमें भी कोरोना ने लपेट में लिया और हमने, हमारी वाहिद हुकूमत है जिसको, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तारीफ कर रही है, जब से ऑपोजिशन तारीफ कर रही है। पहले तो आपके हुक्मरानों के बारे में यही बताया जाता था, ये तो आप भला हो इमरान खान का, शुक्रगुजार हो कि अल्लाह मियां ने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया। वरना पहले हेडलाइंस क्या होती थी कि हाथ में ला के उंगलियां गिन लो। पहले हेडलाइंस क्या होती थी? एल्फ्रेड टू राइवल स्टोरी की। चले आजकल तो हेडलाइन जो चल रही है मैं बता देती हूँ आपको। आजकल की जो हेडलाइन है वही यही चल रही है कि जब से ऑपोजिशन की क़यादत की जो हुकूमती इत्तेहादियों काफ लीग है, चाहे वो MQM है या आप लोगों के अंदर की जो धड़ेबाजियां हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप है, उनसे राब्तों के बाद हुकूमत शायद कुछ परेशान है। इसीलिए आज ऑपोजिशन भी बात करी, खाकान अब्बासी साहब ने भी बात की है कि शायद इसलिए आप लोग काबीना में तौसीक करने जा रहे हैं, इत्तेहादियों को मजीद वजारतें देने जा रहे हैं, पंजाब में आप लोग फंड्स तरक्याती देने जा रहे हैं। क्या इसी का खौफ है या इसकी ज़रूरत महसूस हुई जेन्युइनली कि आप लोगों को काबीना में तौसीक करनी है? अब ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसमें कहीं कोई गुस्सा आने वाली बात नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं, रिएक्ट नहीं। बहुत अच्छा मंजा हुआ सवाल है। काश ये पहला सवाल होता तो मैं आपको जवाब देता बजाय कंक्लूसिव स्टेटमेंट के। तो इसका सवाल मैं अपनी मर्जी से करूंगी। देखिए, नहीं बिल्कुल, आपने सारे काम ही अपनी मर्जी से करने मैडम। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसका एक मंशूर है। अगर तो हमने अपने मंशूर से हटके कोई काम किया तो बता दीजिए। हम जलसे जुलूस करने हमारा हक है अपनी आवाम के साथ, पहले भी हम आवाम में जाते हैं, आज भी जाते रहे। अगर हम किसी को मिनिस्ट्री देने लगते हैं तो कहते हैं ये प्रेशर में दे दिया, किसी को हटाते मिनिस्ट्री से तो कहते हैं ये फलां ग्रुप में था इसलिए हटा दिया, किसी को हम कोई नया पोर्टफोलियो देते हैं तो वो भी प्रेशर में देते हैं, उसे लेते हैं। तो कोई फैसला भी हम करते हैं उसकी आपने इंटरप्रिटेशन, आपने मीन अपोजिशन ने करनी होती, उन्हें करने दें। हकीकत ये है कि हमने अपोजिशन को कल भी सेनेट में शिकस्त दी है। हकीकत ये कि जो लोग कहते हैं उन्होंने अज़्म एतमाद करना है, वो तो खुद बेचारे किराए की एम्बुलेंस साथ लेके आते हैं और खुद लैंड क्रूजर में बैठ के आते हैं और अदालत में बताते हैं कि हम किराए की एम्बुलेंस के अंदर लेट के आए हैं। इस तरह के तो वो झूठ बोलते हैं। तो हमारा जिनके साथ काबीना में तौसीक की जरूरत क्यों महसूस कर रहे हैं अब आप लोग, पंजाब में भी और वफाक में भी? देखिए, ये हम ये तो हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पता है ना, वो कहते थे मैं कम से कम काबीना रखूंगा, मैं मुल्क चला के दिखाऊंगा, मैं ये नवाज शरीफ और हाँ बिल्कुल कहते रहे ना। जो मेन गुजरा है वो 26 है। हमारे जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो 26 हैं, लेकिन उसके बाद डिफरेंट जो इदारे हैं उनको हेड करने के लिए डिफरेंट लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं और वो दे रहे हैं। अगर और भी जरूरत पड़ी तो उनको देंगे, क्योंकि इफेक्टिवली चलाना और पोस्ट कोविड 2 साल सब कुछ रुका रहा है और अब सब कुछ का प्रेशर पूरी दुनिया के ऊपर, सप्लाई चेन के ऊपर। आपकी सिर्फ जो ऑयल इंडस्ट्री है ना दुनिया की, उसको सिर्फ इत्तेहादियों को वजारतें देनी है या अपने लोग भी आप लोग और आगे लेके आ रहे हैं?
ये तो फैसला करेगी हमारी जो आला क़यादत है, हम प्राइम मिनिस्टर और हमारी आला क़यादत उसका फैसला करेगी, और जब करेगी मतलब कि इत्तेहादी इसमें शामिल होंगे। मैंने आपको कहा कि इसका जवाब मैंने दिया कि आला क़यादत इसका फैसला करेगी, और जो भी फैसला करेगी वो आपके सामने रखेंगे। फिलहाल तो फैसला ये हुआ है कि हमने एडिशन करना है, और ऑफ कोर्स इत्तेहादी हमारे साथ है, उनमें से भी हो सकते हैं, हमारी पार्टी में से भी हो सकते हैं। जब हतमी फैसला होगा तो आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुद बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ऑपोजिशन से हुकूमत गिराने के लिए पार्लियामेंट में सिर्फ 10 नंबर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अदम एतमाद की ख्वाहिश है और उरूज पर है, लेकिन 10 नंबर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। 22 अरकान के साथ राबतों के दावे हैं, लेकिन असल में 10 नंबर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इत्तेहादियों पर खड़ी कमज़ोर अक्सरियत वाली हुकूमत ऑपोजिशन को ये चैलेंज कर रही है, लेकिन 10 नंबर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग को ना जाने कैसे कैसे इख्तलाफात भुलाना पड़े, लेकिन क्या करें, फिर भी 10 नंबर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मुज़ाकरात पर मुज़ाकरात के दौर चल रहे हैं, लेकिन 10 नंबर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। शहबाज शरीफ भाग भाग कर मुलाकातों के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, लेकिन 10 नंबर पूरे नहीं हो पा रहे। हुकूमती इत्तेहादियों यानी काफ लीग को तोड़ने के लिए 14 साला अना को तोड़ दिया, लेकिन 10 नंबर पूरे फिर भी नहीं हो पा रहे। जहांगीर तरीन ग्रुप कटी पतंग की तरह हुकूमत से अलग हो रहा है, लेकिन फिर भी 10 नंबर नहीं पूरे हो पा रहे। पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, हत्ता कि अशिया खुर्दोनोश भी रिकॉर्ड महंगी हो चुकी हैं। टैक्सेस की भरमार है, सब्सिडीज़ ख़त्म की जा रही हैं, लेकिन ऑपोजिशन से फिर भी 10 नंबर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। समझौते यहीं ख़त्म नहीं होते, बल्कि वोट को इज्जत दो के बयानिए पर मरीम नवाज़ को थोड़ा पीछे होना पड़ा, लेकिन फिर भी 10 नंबर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। गैलप सर्वे में नवाज शरीफ अवामी मकबूलियत में अव्वल नंबर पर हैं, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट में 10 नंबर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। पूरे के पूरे सियासी माहौल को न्यूट्रल छोड़ने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 10 नंबर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जाहिर है 10 नंबर पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो हुकूमती वुज़रा बातें तो करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने मंडी बहाउद्दीन में ऑपोजिशन के 10 नंबर पूरे ना होने की वजह कुछ ऐसे बयान की है। नवाज शरीफ की सियासत पाकिस्तान में खत्म हो रही है, बिलावल भुट्टो की सियासत पाकिस्तान में खत्म हो रही है। लॉन्ग मार्च करने वालों को बताना चाहता हूँ, आपसे लॉन्ग मार्च नहीं होना। जो लोग अदम एतमाद लाना चाहते हैं, उनके ऊपर उनके घर वाले भी एतबार नहीं करते, कौम कैसे एतबार करेगी? पाकिस्तान की पूरी मुल्की सियासत का महवर इस वक्त यही 10 नंबर बने हुए हैं, जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, लेकिन अब इसे हुकूमती काबिलियत कहें या ऑपोजिशन की नाअहली के 10 वोट नहीं मिल रहे हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्योंकि जहां ऑपोजिशन की अक्सरियत है यानी सेनेट, वहां भी हुकूमत अपना बिल धड़ाधड़ पास करवा रही है। कौन है जो हुकूमत की इस काबिलियत में अपना वजन डाल रहा है, इसी पर बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। दोनों तरफ से, हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से लगता है कि मैदान में अपने अपने घोड़े दौड़ाने की पूरी तैयारी है। हुकूमत तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हम देख रहे हैं इत्तेहादियों को वजारतें भी देने जा रही है, काबीना को भी वसी करने जा रही है, पंजाब में फंड्स भी 30 अरब रुपए के तरक्याती देने जा रही है। बकौल आपके कि काफ लीग के साथ पावर शेयरिंग के लिए आप लोग तैयार हैं, वजारत आला देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मोनोसिलाई का जो एक जुमला कि हम आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं है, ये ऑपोजिशन की सारी कोशिशों को उसके मोनोसिलाई के एक फिक्रे ने, आपको नहीं लगता, कोशिशों को, माहौल को ठंडा कर दिया? पहली तो बात यह है कि जो शराय दस्तूर पर इमरानी हाकमियत का जो जनाजा पड़ा है, उसको जितने मर्जी टीके लगा लें, ताज़ियाने लगा लें, वो अब जनाजे को जिंदा नहीं किया जा सकता। रही सही कसर जो 3 दिन पहले 12 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर, उससे 2 दिन पहले बिजली की कीमत 3 रुपये 90 पैसे फी यूनिट बढ़ाकर वो हुकूमत ने पूरी कर दी है। अभी तक खाद किसानों को नहीं मिली,
पूरा मुल्क जो है वो जख्म और खून है। और जैसे ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, आपने देखा है कि किराए बढ़ना शुरू हो गए हैं। एक शहर से दूसरे शहर जो किराया है वो सैकड़ों में बढ़ रहे हैं कि जी लाहौर से रावलपिंडी जो किराया है वो 500 रुपया बढ़ गया है। तो पाकिस्तानियों का के ऊपर जो अजाब है वो इस कदर ज़्यादा है कि ये, और जो जिसका कल आपको मालूम है कि MQM के जो इस वक्त सरबराह हैं उन्होंने उसका इंदिया भी दिया कि जो मुआशी मामलात हैं उसकी वजह से उनकी टांगें कांप रही हैं। तो ये एक ऐसा बोझ है, ऐसी जमातें जिनका शायद कोई आखिरी झूला हो तो वो तो कहेंगे जी ठीक है हम जो भी है हम साथ देंगे, लेकिन कोई भी ऐसी जमात जो अगले इंतखाबात में दोबारा मुंतखब होना चाहती है, आवाम के सामने उसको जाना पड़ेगा। और इमरान खान का रिकॉर्ड अब इतना भयानक, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मोनिस इलाही साहब को या इदराक नहीं है, या पूरी टीम भी जो है, उनकी जो पूरी पार्टी है वो भी उनसे इत्तेफाक करती है, कहीं ना कहीं तो झोल है। जी नहीं, झोल कोई नहीं है। मोनिस इलाही साहब एक वफाकी वजीर हैं। जब तक वो ये कलमदान, या आप उसको कलमदान की बजाय कह सकते हैं कि इस जनाजे को कंधा दिए हुए हैं, तब तक तो वो उन्हीं की बात करेंगे। लेकिन बहुत अब कम वक्त है, आप देखेंगे कि बहुत, लेकिन यही तो बात है खुर्रम दस्तगीर साहब, वो कंधा ही तो हटाने को तैयार नहीं है। देखिए मैं सिर्फ एक अपने, आप भी माशाल्लाह बहुत सीनियर तज्जिया निगार हैं और ऑब्जर्वर हैं पाकिस्तान की सियासत की। जब तक इसका वक्त नहीं आएगा उससे पहले कोई अनाउंस नहीं करेगा कि हम साथ देने के लिए तैयार हैं, काफ लीग तैयार है, MQM तैयार है। वो तैयार हैं, और जब ये एक वक्त आएगा जिसमें अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए, तो फिर आप ये देखेंगी कि एक इंशाल्लाह बड़ी तादाद से ऑपोजिशन ये कामयाबी हासिल करेगी। इंडिकेशन क्या है खुर्रम दस्तगीर साहब? जी इसकी दो इंडिकेशंस हैं जी। इसकी एक इंडिकेशन ये है कि हमने, मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो इख्तलाफात पिछले 1 साल से मौजूद थे उनको खैरबाद कह के उनको बुलाकर इकट्ठे चलने का जो एक अज़म किया है। और ज़रदारी साहब का शहबाज शरीफ साहब के घर आना, वहाँ मुस्लिम लीग नून का मुत्तहिद होना, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की मौजूदगी, एक तो वो इंडिकेशन है। दूसरी इंडिकेशन आपको ज़रूर मिलनी चाहिए हुकूमत की सरासीमगी से, जो मुस्तकिल हुकूमत सरासीमगी का शिकार है। कभी स्पीकर साहब को लाहौर भिजवाया जा रहा है, वो भी हिसाब किताब लेके, कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये बात अब पाकिस्तान के अवाम पर और अब दुनिया पर भी वाज़े है कि जो अशियाए खुर्दनोश की महंगाई कोविड से 8 महीने पहले डबल डिजिट्स में गई थी, 10% से ऊपर, हुकूमत अब 33 महीने गुजर जाने के बाद उसको कंट्रोल करने के काबिल नहीं है। ये बात वाज़े हो गई है, हुकूमत दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के काबिल नहीं है। तो ये इतने बड़े बोझ हैं कि जब वो वक्त आएगा इंशाल्लाह, जब अपोजिशन अपना कदम उठाएगी, कि ये सब जमातें जो हैं, और अगर चले बाजमात नहीं तो इनके बहुत सारे लोग जो दोबारा मुंतखब होकर आने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर ये वो इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, तो ज़ाहिर है पावर शेयरिंग का एक फॉर्मूला है जिसके बगैर ये सियासत आगे नहीं चल सकती। तो आपने जो बात की थी कि वजारत आला भी आप लोग देने को तैयार हैं, तो जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने, वो राजी हैं, उनकी ये ख्वाहिश है या वो चाहते हैं वो भी देने के लिए तैयार है? पार्टी लेवल पर ये कोई डिस्कशन हुई है, बात हुई है कि अगर ऐसा मौका आता है, काफ लीग उनका जो इत्तेहादी जमात है वो आप लोगों का साथ देती है और ये मांगती है वजारत आला पंजाब की, तो क्या नवाज शरीफ साहब देने को तैयार हैं? पार्टी लेवल पर इस तरह की कोई डिस्कशन चल रही है, हुई है? जी डिस्कशन हुई है। देखिए, मुस्लिम लीग नून का जो असल मकसद है, जिस मंजिल की तरफ हम जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में जल्द अज जल्द साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक इंतखाबात हैं। उस तरफ हमें जाना है। उस मकसद के लिए हमें ये जो अदम एतमाद हो रहा है, या आने वाले लॉन्ग मार्च जो हैं, ये सब उस तक पहुंचने की सीढ़ी है। किसी भी चीज का फैसला इस अज़म को, इस मंजिल को सामने रख कर किया जाएगा। अगर कुछ हफ्तों के लिए किसी भी पार्टी को ये हमें सरबराही देनी पड़ती है, अगर इस पर फैसला हो जाए, वो पार्टी हम पर एग्री करे कि जनाब
3 महीने बाद हम इंतखाबात करवाने के लिए फौरी तौर पर एक दफ़ा ये गिर जाती है और जो भी नया सेटअप आएगा वो फौरी तौर पर नए इंतखाबात करवाएगा। हमारा मकसद तो ये है कि ये अदम एतमाद भी उस तक पहुंचने की सीढ़ी है कि मुस्लिम लीग नून का तमाम तर कयास और दारो मदार अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान के अवाम पर है। और हमें ये उम्मीद है, आज आपने सर्वे भी देखे हैं, गैलप के सर्वे जो आए हैं, कि इसमें पाकिस्तान के अवाम जिसको वोट देना चाहते हैं वही हुकूमत जो आएगी वही फिर इस ये जो खौफनाक अफरीत और देव हैं महंगाई के, मईशत के, खारजा पॉलिसी के, उसको दहशतगर्दी के वो हल कर सके। हुकूमत भी अपने तय इस तूफान को रोकने की ज़ाहिर है पूरी कोशिशें कर रही हैं। वो अपने इत्तेहादियों को वजारतें देने जा रहे हैं, तरक्याती फंड्स भी दे रहे हैं। तो ज़ाहिर है इत्तेहादियों को जब और वजारतें मिल जाएंगी, इतनी अट्रैक्शन है उनके साथ, उनके पास इसी हुकूमत में, तो वो क्यों आएंगे आप लोगों के साथ, क्यों साथ देंगे आप लोगों का? देखिए, ऑपोजिशन के पास अदम एतमाद का ऑप्शन, अगर हम उसे अभी फरवरी के आखिर में या मार्च के आगाज में उसको इस्तेमाल नहीं करते तो अगले हर नया सूरज जो है इस हुकूमत के जाने की खबर लेकर आएगा। अगर आज हम अदम एतमाद नहीं करें तो हम हफ्ते बाद कर देंगे, हम 3 हफ्ते बाद कर देंगे। तो ये कहना कि जी इसी वक्त जो है सारा कुछ मामला होना है, वैसे तो आमतौर पे रवायत है कि जी रमजान में उस तरह सियासत के मामलात नहीं होते, लेकिन कोई आईनी ममानियत नहीं है कि रमजान के दौरान अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ सकती। तो ये ऑप्शन हमारे पास हमेशा मौजूद है। असल जिससे मैंने कहा उसका वक्त का तयन इस बुनियाद पर होगा कि कब जो तमाम प्लेयर्स इसमें शामिल हैं वो इस बात पर तैयार हों, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि हमें फौरी तौर पर इंतखाबात करवाने हैं जल्द अज जल्द, ताकि पाकिस्तान को और गरीब और मेहनत कशों को, मजदूरों को, आसान का है अदम एतमाद को कामयाब बनाना, पंजाब में या वफाक में? जी पंजाब में आसान इसलिए है कि मुस्लिम लीग नून के पास अपनी बहुत बड़ी ओवरवेलमिंग एक प्लूरलिटी है 161 अरकान की, 161 अरकान की, तो वो उसकी वजह से वहाँ अददी तौर पर जो है आसान नजर आता है। लेकिन जो असल मकसद है वो तो वफाकी हुकूमत की तब्दीली है। वो जब गिरेगी तो फिर ये बाकी भी जो हैं उन चंद दिनों की बात होगी इनका गिरना। तो कोशिश पहली तो तरजीह यही होगी कि वफाक में हो, लेकिन जिस तरह मैंने कहा तमाम पार्टियां मुस्तकिल मुशावरत में हैं और मुस्लिम लीग नून का जो अपना जो चीज टेबल पर है कि भाई इस बात को सामने रखकर के इंतखाबात कि कौन और किस तरह जल्द अज जल्द हो सकते हैं, उसी की बुनियाद पर फैसला होगा। अगर ये महसूस किया जाता है तमाम जमातों के मुशावरत से कि पंजाब में पहले, आप लोगों को जाहिर है ये बड़ा एतमाद है कि कामयाब हो जाएगी, तो ये एतमाद किस पर है आप लोगों को? तरीन ग्रुप जो वो भी आप लोगों के साथ राब्ते में है, काफ लीग पर एतमाद है, या जो तहरीक इंसाफ के अपने नाराज लोग हैं या अरकान हैं, ये एतमाद की वजह वो लोग हैं? जी हमें इंशाअल्लाह ये तमाम ग्रुपों के अंदर से बशमूल तहरीक इंसाफ, जहांगीर तरीन, सब की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जिस तरह गैलप सर्वे ने यह कहा है कि मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों में बशमूल सिंध, खैबर पख्तूनख्वा मकबूल तरीन लीडर है। पाकिस्तान के अवाम नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं कि वो इनको इस फाशिस्ट और नालायक और माफिया, लेकिन ये बात तो तय है ना कि जब तक श्योरिटी नहीं होगी आप लोगों को नंबर्स पूरे करने की, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वफाक में हो, तब तक आप लोग ये नहीं लेके आएंगे। जी बिल्कुल, ये जिस तरह मैंने कहा ये ऑप्शन तो है, किसी वक्त भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। नंबर भी पूरे करने हैं और इसके साथ ये भी अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है कि इंतखाबात फौरी तौर पर कराए जाएंगे और इस दफा वो गैर आईनी मुदाखलत से पाक होंगे इंशाअल्लाह। खुर्रम साहब, ये हमें जो यकजहती है ये हमें सेनेट में नज़र क्यों नहीं आती है, जहां उस हाउस में आप लोगों की अक्सरियत है, ऑपोजिशन की अक्सरियत है? आप देखें स्टेट बैंक तरमीमी बिल भी वहां से मंजूर हुआ, वहां उस दिन भी ऑपोजिशन के लोग गायब रहे। अब ये जो ओगरा का बिल है, 3 बिल मंजूर हुए हैं, उसमें भी ऑपोजिशन के लोग गायब थे। तो ये कौन है जो सपोर्ट कर रहा है? जी ये सेनेट में जो हमें मुस्तकिल तौर पर एक जिस चैलेंज का सामना है वो दर हकीकत पार्टी, और सिर्फ मुस्लिम लीग नून उसका ऐसा नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून पर भी इसका इतलाक होता है कि जिस तरह सेनेटर्स का इंतखाब किया जाता है जिस बुनियाद के ऊपर, वो हम सब के सामने है। और फिर जो सेनेट चेयरमैन की शख्सियत ऐसी है कि उन्होंने सब लोगों को ज़ाती तौर पर जो है उसकी एक ताल्लुक़ रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमें बार बार सेनेट में ये चैलेंज का सामना होता है। और सेनेट
गालिबन पाकिस्तान की तारीख में सेनेट के ऊपर उस तरह का कानून साजी का बोझ, लेकिन कोई तो है जो अंदर खाते हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है खुरम साहब। जी, तो वो ये मामलात ऐसे हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये जब तक तो ये कदम नहीं उठाया जाता अदम एतमाद का, तब तक ये गैर यकीनी की जो सिचुएशन है वो जारी रहेगी। लेकिन अदम एतमाद के बल्कि वोट तक जो है ये गैर यकीनी की सूरत हाल जारी रहेगी। लेकिन पाकिस्तान के अवाम का इस वक्त दबाव है कि हम उनकी तर्जुमानी करते हुए इस हुकूमत को हटाने की कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर एक भरपूर कोशिश करें, ताकि अपोजिशन जो 62% पाकिस्तानियों के वोट जिसने लिए हैं वो अपना फर्ज अदा करती नजर आएगी, तो इंशाल्लाह अगले इंतखाबात में और बेहतरी आएगी और आसानी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सेनेट के ईवान में हुकूमत एक मरतबा फिर बाजी ले गई है और अपोजिशन हाथ मलती रह गई है। ओगरा तरमीमी बिल समेत अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बिल भी पास हो गया और अपोजिशन वॉकआउट करती रह गई। अब इसे नाक़िस हिकमत अमली कहें या खामोश रजामंदी, मगर ये हकीकत है कि जहाँ अपोजिशन की अक्सरियत है वहाँ भी बिल हुकूमत के ही पास हो रहे हैं। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर हुकूमत डट गई और सेनेट में बिल आ गया। अपोजिशन अक्सरियत के बावजूद हार गई और अपोजिशन लीडर भी हाजिर नहीं थे। ओगरा तरमीमी बिल की भी अपोजिशन ने ईवान के बाहर भरपूर मुखालफत की, मगर सेनेट में बिल पास हो गया। अब तहरीक अदम एतमाद का मामला है। अपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए तो बज़िद है और हुकूमत उन्हें चैलेंज दे रही है कि अगर दम है तो अदम एतमाद लेकर आएँ। हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकात और अपने माजी को पसे पुश डालकर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के लिए इकट्ठी तो हो रही है, मगर यहाँ भी लगता है कि कोई वॉकआउट कर जाएगा। किस हद तक अपोजिशन जो है वो मुत्तफिक है इस बात पर कि वाकई इस हुकूमत को घर भेजना है, और कितने पुरएतमाद हैं कि इत्तेहादी इनके साथ मिल जाएंगे। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं कमर जमान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जितनी यकजहती पार्लियामेंट से बाहर आप लोग शो करते हैं अपोजिशन वाले, ये अंदर क्या हो जाता है? सेनेट में पहले भी जहां अक्सरियत है जिस हाउस में, अब वहां भी हुकूमत बिल पास करवा लेती है और अपोजिशन सिर्फ तनकीद करती रह जाती है और देखती रह जाती है। देखिए, एक तो मेरी गुजारिश होगी कि आपका हक है, आप तनकीद भी करें, आप सवाल भी उठाएं, परफॉर्मेंस के ऊपर भी, हाजिरियों के ऊपर भी। पहली बात तो मैं इस बात का कायल हूं कि मेंबरान असम्बली को या सेनेट को वहां हाजिर होना चाहिए अजलासों में और कमेटियों में। वहां कोरम की शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी बात ज़हन में रखिए कि दुनिया में जहां भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है, मेंबरान हर वक्त ऐवान के अंदर सारे मौजूद नहीं होते। बरतानवी पार्लियामान में भी आप कभी देखेंगे तो जब आम रूटीन का बिजनेस हो रहा होता है तो वो 650 मेंबरान का हाउस है, 50 मेंबर भी हाउस में नहीं बैठे होते। ये भी हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ जरा इंटरेस्ट भी लोगों का कम हो जाता है। सेनेट के अंदर जब उन्होंने तरमीमी बिल पास किया स्टेट बैंक वाला, उस वक्त भी बददियानती ये थी कि रात को 11:30 बजे एजेंडा दिया और प्रोरोग होने का इम्कान था उस वक्त अजलास का, और गिलानी साहब को ये खबर मिली जाके रात को कोई 1 बजे के करीब, और उस वक्त फॉग थी बहुत, उस फॉग में वो ट्रेवल नहीं कर सकते थे। सही। लेकिन मेरे पास मैं फिर कहता हूँ कि हाजिरी जरूरी थी। लेकिन ये देखिए ना, इसमें क्या हुआ, 27 मेंबर दोनों तरफ मौजूद थे। तो अगर गवर्नमेंट के अपोजिशन के नहीं थे तो गवर्नमेंट के मेंबर भी पूरे नहीं थे। लेकिन जब आखिरी दिन हाउस प्रोरोग होने वाला है, आप अचानक बिल ले आते हैं और उन बिल्स को फिर भी आपके पास मेजॉरिटी नहीं होती और चेयरमैन बार बार अपना वोट डाल के और उस वोट की बुनियाद पे वो बिल पास कर देते हैं। इसको अपोजिशन की डिफीट नहीं कहा जा सकता। एक खास वक्त में गवर्नमेंट की बददियानती है और चेयरमैन ऑफिस की कि वो कैलकुलेट करके हालात के मुताबिक इस तरह का फैसला कर लेते हैं। ये मैं फिर कहूंगा कि मेंबरान को हाजिर होना चाहिए, लेकिन हर वक्त मेंबरान नहीं होते, दुनिया के किसी ऐवान में नहीं होते एक्सेप्ट खास मौके पे। हाँ,
अगर अदम एतमाद आता है तो वो एक खास इशू होता है, खास वक्त होता है, जिस तरह बजट का इजलास होता है। बजट के इजलास में आम डिबेट्स में लोग इतने नहीं होते, लेकिन जब बजट के ऊपर वोटिंग होती है तो फिर लोग मौजूद होते हैं। वजीर आजम के ऊपर वोटिंग होती है तो लोग मौजूद होते हैं, स्पीकर के ऊपर वोटिंग होती है तो लोग मौजूद होते हैं। लिहाजा ये दोनों में कोई मुमासलत नहीं है। सही। अच्छा कायरा साहब, अदम एतमाद की आपने बात की, हमें याद है जब PDM बनी, आप शुरू दिन से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि अदम एतमाद लेकर आएँ। नून लीग का एक ही मौक़िफ़ रहा कि आप नंबर पूरे करके दिखाएं। अब जबकि नून लीग भी राज़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है शहबाज शरीफ साहब से मिली, उनके घर चल कर गए, जिससे लगा कि जो माजी के गिले शिकवे थे वो दूर हो गए। इस वक्त आप लोगों का जो एक मोटिव है वो यही है कि हुकूमत को घर भेजना है। तो क्या इतने जो पूरा एतमाद है ऑपोजिशन, क्या इसकी वजह क्या है? आसानी से नंबर्स पूरे कर लेंगे? इत्तेहादी आप लोगों के साथ हैं? क्योंकि हमें याद है कि एक तरफ मुलाकातें हो रही थी तो अगले दिन ही मोनस इलाही ने प्राइम मिनिस्टर को यकीन दहानी करवाई कि हम आपके साथ हैं, जिससे लगा कि सूरत हाल कुछ ठंडी हो गई है। तो अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए कितने पूरे एतमाद हैं आप लोग? पहली गुजारिश कि हम मुकम्मल तौर पे पूरे एतमाद हैं। अपोजिशन की सारी जमातें पहले इस पे राजी उस वक्त नहीं थी, अब सारी जमातें इस पे यकजा हैं, बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत के इत्तेहादियों ने हमसे वक्त मांगा था। मोनस इलाही साहब की एक गुफ्तगू जरूर हुई, लेकिन उसके बाद उनकी जमात की मीटिंग हुई, आप ही ने रिपोर्ट की, मीडिया ने। उस मीटिंग में उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब को ये इख्तियार दिया कि वो जो फैसला करें उनका हक है, और अभी तक उन्होंने अपने किसी फैसले से हमें आगाह नहीं किया। लिहाजा अब मैं पार्टी के मुत्तफिका फैसले के बाद चौधरी परवेज इलाही साहब की बात सुनूंगा या मोनस साहब की, या आप फैसला कर लीजिए। MKM की भी सूरत हाल कैसी है। फिर दूसरी गुजारिश यह है कि हुक्मरान जमात के अपने बहुत सारे लोग जो इस वक्त अवाम की जिंदगी में तकलीफ और तंगी है, उसकी वजह से अवाम के गुस्से से इस वक्त वो लोग आगाह हैं और वो जानते हैं कि अगले इलेक्शन में उनको अवाम ने वोट नहीं देना। लिहाजा वो अपना मुस्तकबिल सिक्योर करते हुए इस हुकूमत से किनारा कशी कर रहे हैं और वो अपोजिशन के साथ मिलकर वोट डालने को तैयार है। हाँ, उसके लिए वो अपना आइंदा का मुस्तकबिल जरूर सिक्योर करना चाहेंगे कि अगर वो इस गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होते हैं तो आइंदा उनको उनकी जगह इस जमात से तो टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर वो किस से टिकट लेना चाहते हैं, वहां से उनको क्या श्योरिटी है, ये चीजें उनको बहरहाल सिक्योर करेंगे और ये हमारा काम है। तो आप लोगों की इस मूवमेंट की वजह से ही हुकूमत इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई है कि मजीद वजारतें भी देने जा रहे हैं, इत्तेहादियों को फंड्स भी देने जा रहे हैं अपने अरकान को पंजाब में। तो क्या आपको लगता है ये इसी वजह से हुकूमत बौखला गई है और अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम करने का एक स्टंट कह लें, एक प्लान कह लें, उनकी स्ट्रैटेजी कह लें, या आप इसे सियासी रिश्वत कहेंगे? आपके पास कोई दूसरी वजाहत है इसकी? मुझे छोड़ दीजिए, आप इसको कोई और वजाहत का कोई और रंग दे सकते हैं कि अचानक वजीर आजम साहब हर वो काम करना वैसे शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन हर वो काम करना शुरू हो गए जिसको सियासी रिश्वत कहते थे। वो कहते थे मेंबरान को जो फंड दिए जाते हैं ये करप्शन का सबसे बड़ा गढ़ है। वो कहते थे जो वजारतों की बंदर बांट करते हैं ये तो बिल्कुल मुकमुका है। अब मुझे नहीं समझ के वो मुकमुका क्यों कर रहे हैं। और आज अगर वजीर आजम साहब ये सब कुछ कर रहे हैं तो एक बात तो तय हो गई ना कि अपोजिशन इस मामले में तो पहले कामयाब हो गई कि वजीर आजम साहब को घबराहट हो गई है, वो वजारतें भी थोड़ी सी घबराहट हो गई है, भी बांटना शुरू हो गए हैं। तो अपोजिशन अपने इस काम में पहले मरहले में उनको अननर्व करने में कामयाब हो गई। दूसरा, उन्होंने हमारे खिलाफ जलसे शुरू किए और उन जलसों के अंदर सूरत हाल ये हो गई है कि अब वजीर आजम साहब जो गुफ्तगू, जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह वो गालियां दे रहे हैं, उनके चेहरे से जो रंगत उड़ी हुई है और हर्जा सराई कर रहे हैं, ये भी इस बात की अलामत है। अगर वो बिल्कुल अवाम तंग है, महंगाई है, पेट्रोल 160 पे चला गया है, पंडाल भरा हुआ था, अवाम इतनी तादाद में जलसे में आ गए, लग रहा था कि वो बिल्कुल अपोजिशन वाले इमरान खान हैं 2014 वाले जो कंटेनर पर खड़े होकर तकरीरें किया करते थे, अवाम का जमे गफीर होता था। तो अगर अवाम इतने तंग है तो फिर कैसे इनके जलसों में इतने लोग आ रहे हैं? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि जो जमे गफीर था वो मैंने भी देखा, आपने भी देखा।
उसको जमे कफीर कहा जा सकता है? पीपल्स पार्टी इससे ज्यादा बंदे इकट्ठे करती थी और आप कहते थे कि नहीं, वहां पे तो बड़े चंद लोग आए, थोड़े लोग आए, तादाद में बड़े कम निकले। हुक्मरान जमात के जलसे इस तरह के होते हैं। और फिर यहाँ से उनके एमएनएज हैं, उनके एमपीएज हैं, वहां पे जिला है, और उन्होंने बेपनाह फंड दिया। आपने देखा ना, वजीर आजम साहब ने वहां जाते ही तख्तियों की इनागुरेशन की। जिन प्रोजेक्ट्स का उन्होंने इफ्तिताह नहीं किया, संगे बुनियाद रखा है। संगे बुनियाद से मुराद यह है कि इन दिनों में उन्होंने वो फंड देके वहां लोगों के मुतालबात पूरे किए हैं। ऐसी सूरत में एमएनएज एमपीएज वहां लोगों को कुछ तादाद में इकट्ठा कर लेते हैं, यकीनन कर लेते हैं, लेकिन जब वक्त आता है फैसले की घड़ी वो होती है। ये बहुत बड़ा जलसा नहीं था। आप इसको जमे गफीर कहें तो आपका हक है, लेकिन इतने ही तादाद 2023 के इंतखाबात का आगाज तो कर दिया उन्होंने, तैयारी का, कैंपेन का, अवामी राब्ता मुहिम का आगाज तो कर दिया। ये जरा गौर करें, अगर वजीर आजम साहब ने ये काम कर दिया, उन्होंने आगाज कर दिया, तो किस बात का आगाज किया है? अपोजिशन जलसा जुलूस कर रही है, वो भी जलसा जुलूस कर रहे हैं। जलसे जुलूसों के नतीजे में क्या होता है? इलेक्शन होता है, यही हम मांग रहे हैं। तो यही अगर वो कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर आमिर जमान कायरा साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, सियासी माहौल दिन ब दिन जो है वो गर्म हो रहा है। एक तरफ अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद को लेकर बड़ी पुरजोश है, इत्तेहादियों के साथ राब्ते भी हो रहे हैं, मिलना मिलाना भी हो रहा है। नून लीग ने लगता है अपने गिले शिकवे भुला दिए जब वो चौधरी बिरादरान के घर चलकर उनसे मिलने के लिए गए, चौधरी शुजात साहब की खैरियत दरियाफ्त की, सियासी मामलात पर बात हुई। लेकिन दूसरी तरफ हमने आज देखा कि जिस बयानिए को लेकर इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब अवामी अदालत में आज उतरे, वही बयानिया अपोजिशन, जरदारी खानदान, शरीफ खानदान, चोर, डाकू, लुटेरे, एहतसाब, बयानिया एनआरओ। क्या आपको लगता है कि अवाम को अब इस बयानिए से कंसर्न है? क्योंकि जो हाल महंगाई का इस मुल्क में अवाम का बन गया है, ये बयानिया बिकेगा 2023 के इंतखाबात में? शामी साहब देखिए, ये बयानिया जो है वो एक तरह से मुस्तरद हो चुका है और खान साहब ने जो भी इस बयानिए पर करना था वो कर चुके हैं। मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी रिहाइयां हो चुकी हैं, अदालतों के फैसले आ चुके हैं और कई मुकदमात का सामना अभी लोग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि कितने ऐसे मुकदमात हैं जिन पे आला अदालतों ने बड़े मनफी रिमार्क्स दिए हैं, नैब की सरजरश की है। और ये जो एहतसाब का बयानिया जो है अब इंतकाम के बयानिए में ढल गया है, तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई फायदा होगा। और जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जितने ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं, किसी में भी लोग ये नहीं कह रहे कि ये कोई प्रायोरिटी नंबर 1 है और कोई करप्शन जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है या एहतसाब जो है कोई सबसे बड़ा मसला है। लोग जो है महंगाई को रो रहे हैं, लोग अपने मसाइल को रो रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं पूरी दुनिया में महंगाई है। अब हम कोई पूरी दुनिया से तो अलग नहीं है। जहां पूरी दुनिया में महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, तो ये हमें भी भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में महंगाई है, लेकिन पूरी दुनिया में लोगों की आमदनियां भी ज्यादा हुई है। उसके साथ ये कि पाकिस्तान में जिस तरह डॉलर जो है उसके मुकाबले में रुपया डिवैल्यू हुआ है, उसके भी असरात पड़े हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बैनुल-अक़वामी जो मंडी है उसी का सारा किया धरा है। हुकूमत की अपनी पॉलिसियां जो है, अपने जो इक़दाम हैं, जो अपने मुआशी फैसले हैं, उनसे भी ये मामला जो है इस हद तक खराब हुआ है। तो और लेकिन इससे कतई नजर कि इस बात यानी पेट्रोल जो है हम पैदा नहीं करते और पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो हमें भी कीमतें बढ़ेंगी, लोग इसे कबूल करने को तैयार नहीं है। लोग सख्त तकलीफ में हैं, वो चीखो पुकार कर रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं और उन पर ये बात असर नहीं कर रही कि ये बैनुल-अक़वामी मार्केट में ये कीमतें ज्यादा हैं, इसलिए आप भी सब्र कर लें।
उनकी आमदनियां तो कम हुई हैं। आप देखिए जो हमारी शरह नमू है वो मुतासर हुई है, वो गिरी है, उससे लोगों की आमदनियां कम हुई हैं। तो इस वजह से वो असरात हमारे यहाँ ज्यादा हैं उन मुल्कों के मुकाबले में जहाँ आमदनियां बढ़ी हैं और महंगाई भी बढ़ी। सही शामी साहब, 4.25 साल के बाद एक बार फिर से इन्हें ख्याल आ रहा है कि हम जो है ना वो इत्तेहादियों को और वजारतें दें, अपनी काबीना को भी तौसीह दी जाए, पंजाब में भी, विफाक में भी, फिर पंजाब में तरक्याती फंड्स भी देने जा रहे हैं। ये अपोजिशन की उस हलचल की वजह से बुखलाहट का शिकार हो गई है कि तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया जाए और इत्तेहादियों को राजी कर लिया जाए। इसलिए हुकूमत को हक हासिल है अपने इत्तेहादियों को जिससे भी चाहे अकोमोडेट करे, लेकिन अब जो भी इक़दाम होगा उससे इत्तेहादियों की साख भी मुतासर होगी, लोगों की नजरों में उनकी साख गिरेगी और लोग समझेंगे कि ये अपने जाती मुफादात के लिए सियासत कर रहे हैं और खुद हुकूमत की साख जो है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने इख्तिदार को बचाने के लिए सौदेबाजी कर रहे हों, बरात दे रहे हों, वजारतें बांट रहे हों, तो उसका भी कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा। तो ये अब इस वक्त जो मामलात है वो इस सतह पे पहुंच चुके हैं कि इस तरह के इक़दामात से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, असेंबली के अंदर फायदा हो सकता है, वहाँ नंबर गेम जो है उस पर कामयाबी हो सकती है, लेकिन असेंबली से बाहर जो है इस तरह के इक़दामात से कोई फायदा नहीं होगा। ये मोनिस इलाही साहब की जो एक थपकी थी कि हम आपके साथ हैं, इससे हुकूमत का तो कॉन्फिडेंस जाहिर है बड़ा ही है, काम तो नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन की कोशिशों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, माहौल ठंडा कर दिया है? देखिए, जो कौमी असेंबली के अंदर नंबर गेम क्या होगी, इत्तेहादी साथ छोड़ देंगे नहीं छोड़ेंगे, जब तक इत्तेहादियों को कोई वाज़ेह सूरत नजर नहीं आएगी, कोई अपना फायदा नजर नहीं आएगा मुस्तकबिल के सेटअप में, वो किस तरीके से छलांग लगाएंगे? वो कुएं में छलांग तो नहीं लगाएंगे। तो अपोजिशन पर भी लाजिम है तो मुस्तकबिल का नक्शा वाज़ेह करे, कौन कहाँ। वाज़ेह सूरत हाल क्या हो सकती है कि वो वजारत आला मांग ले? काफ लीग, अभी खुर्रम दस्तगीर साहब से बात हो रही थी, वो तो तैयार हैं देने के लिए नून लीग वाले। अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक दूसरे पर एतमाद कैसे होगा, CBMs क्या होंगे, ये भी तो देखना होगा ना। जो बाजी के तजर्बात हैं उनकी रोशनी में आगे कदम बढ़ाया जाएगा ना। तो आप सिर्फ ये तो हुकूमत के खिलाफ में एतमाद करने से तो मसला हल नहीं होता। तरीन ग्रुप के इतने अरसे से मसाइल चल रहे हैं इस हुकूमत के साथ, शामी साहब, तरीन ग्रुप अपना वजन एक पलड़े में क्यों नहीं डाल पा रहा है, खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा? तरीन ग्रुप किस चीज का इंतजार है तरीन ग्रुप को? ये तो तरीन ग्रुप ही बता सकता है तो उसे किस चीज का इंतजार है। लेकिन उनके लोगों वो लोग ये समझ रहे हैं जो इलेक्टेबल्स हैं कि उनको अपने हलकों में मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। वोट बैंक जो है सुपड़ गया है PTI का, इस वजह से वो ऐसे इक़दाम करना चाहते हैं या ऐसा तासुर देना चाहते हैं कि जहां उन्हें हुकूमत का बोझ कम से कम उठाना पड़े। उनकी नजर जो है आइंदा इंतखाबात पर है, सही, उसने उनके लिए परेशानी पैदा कर रखी है। और जिस भी ग्रुप पर ये वजन पलड़े में वजन डालेंगे वो भारी हो जाएगा और उसी को कामयाबी मिलेगी। बड़ी ताकत है तरीन ग्रुप में, शामी साहब। हाँ, भारी तो हो जाएगा, लेकिन इस वक्त क्या भारी किया जाएगा? पलड़े में वजन डाला जाएगा और एक ऐसी सूरत पैदा कर दी जाएगी जिससे खैर यकीनी पैदा हो और फिर नुकसान हो जाए अल्टीमेटली अपोजिशन का। ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी ना। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।